वो हो गई है, दिक्कत आ गई थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो लेट्स अगेन स्टार्ट, जहाँ मैं वहीं से वापस से शुरू करूंगा कि जो हम इमेज एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, सबसे मेन चीज हमारी क्या चल रही थी बेटा, फटाफट थोड़ा सा चीजों को कवर करते हैं। फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 के अंदर इमेज बनाई थी। वो इमेज का बड़ा चीज जो नाम रखा था उन्होंने, वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक था। उन्होंने टोटल 4 इमेजेस बनाई थी, उसके अंदर टोटल 5 चीजों को उन्होंने कवर किया था। सबसे पहली चीज थी हमारे पास इक्वालिटी, जो उन्होंने दिखाया कि लोग लाइनों के अंदर खड़े हैं। ठीक है, हेलो सर। तो दूसरी चीज उन्होंने दिखाई थी लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का प्रतीक था। तीसरी चीज उन्होंने दिखाई थी फ्रेटर्निटी, जो कि क्रिश्चियन वाले जो ऊपर देवी देवता खड़े थे उनके जरिए। चौथी चीज जो उन्होंने दिखाई थी वो थी नेशन स्टेट, जो कि झंडों के जरिए दिखाई गई थी। ठीक है, और पांचवी जो चीज थी वो थी बेटा जी मोनार्की से डेमोक्रेसी किस तरीके से आई है, जो कि हम जिस ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। तो ये ऑलरेडी वो वाली चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, हम उसी के ऊपर वापस से आ चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोगों को भी यहाँ पर ये समझ आ गया कि फ्रेडरिक सोरियो ने इमेज बनाई थी। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन बेटा। ठीक है, एंड गुड इवनिंग साहिल सर। तो अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से अब आगे इमेज के ऊपर होते हैं, अब ये इमेज जो उसने बनाई थी ये यूटोपियन विजन के ऊपर बनाई थी। यूटोपियन होता है मींस काइंड ऑफ अ सपना, जो रियलिटी में नहीं है, बट हाँ उसके दिमाग में एक चीज थी कि हाँ एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये उस चीज के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं जाके लाया करती थी। चलिए हम लोगों को भी यहाँ पर ये समझ में आ गया। सॉरी थोड़ा सा एक पिछली एक गड़बड़ होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा हम इस चीज को आगे हमने फटाफट कवर किया है, कोई बात नहीं है। हर वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे वाला पार्ट कवर अप किया करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि इस इमेज को डिस्कस करने के बाद हमारे पास अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक बेटा जी हमारे पास, आपको भी याद होगा बेटा जी, आप सभी ने बेटा जी ऑलरेडी आपके पास बुक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, अब ये क्या था, आपने ऑलरेडी जैसे पढ़ा 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और मेजर जो यहाँ पर कम्युनिटी रूल करती थी वो थी बर्बन डायनेस्टी। बर्बन बिस्कुट वाले अंकल, उन्हीं के नाम पर ये पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। तो बर्बन डायनेस्टी ने मेनली यहाँ पर रूल किया। बर्बन डायनेस्टी को जब लोगों ने हटाने की ट्राई करी, उनको हटाने के पीछे का मेजर कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस को बिना पूछे इंक्रीज कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम वहां पर क्या थी, उन्होंने सोसाइटीज को टोटल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा था, क्लैर्गी, नोबिलिटी एंड द अदर्स। और तीसरा पॉइंट, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट की सुनी आती थी, थर्ड स्टेट के ऊपर बेचारों के ऊपर सारे का सारा टैक्स का बर्डन था। कहते लो जी ठीक है, कहते कहते टैक्स भरना है, टैक्स बढ़ाना है, कौन देगा, कहते थर्ड स्टेट देंगे। अच्छा ये काम करना है, ये कौन करेगा, थर्ड स्टेट करेंगे। क्लैरिटी और मोबिलिटी के ऊपर कोई बर्डन नहीं, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो सॉरी, तो चलिए ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब लोगों के अंदर, फ्रांस के लोगों के अंदर अब एक फीलिंग जागी कि नहीं यार, हम लोगों को हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो उन्होंने जगाई लोगों के अंदर द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग। याद रखना, कलेक्टिव आइडेंटिटी वर्ड ध्यान में रखना। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक ठोक दो यार। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज उन लोगों ने बोला जी किया क्या था। ठीक है, ओके बेटा, तो एक ना एक कई बच्चों के पास मतलब कई बच्चों की ये बात आ रही है कि सर साइड वाले बॉक्सेस भी बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, आई थिंक सो इट्स महक मेहता। ठीक है, तो साइड बॉक्स में ना जी आपको पता है एक वर्ड दिया हुआ है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोनार्की या डिक्टेटरशिप का राज होता है, एक ये वर्ड दिया हुआ है आपको। दूसरा वर्ड आपको दिया हुआ है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, उस वर्ड को हम लोग जी क्या बोलते हैं, यूटोपियन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक अर्नस्ट रेनर ने एक डेफिनेशन दी थी व्हाट इज नेशन की, ध्यान में रख लेना, व्हाट इज नेशन की उन्होंने क्या दी थी, डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक देश होता क्या। तो उन्होंने बोला था कि देश कभी भी उस बेस पे बनाना चाहिए, ना कि रेस के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, सिर्फ एक बेस पे कि लोग वहां पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो दैट सिंपली मीन्स कि वो वहां पर कह रहे थे प्लेब्लेसाइड वर्ड, याद रखना प्लेब्लेसाइड। प्लेब्लेसाइड क्या होता है, डू और डू नॉट, मीन्स कि आप यहाँ पर रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो ये एक सीधा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट वोट आउट कर रहे थे कि अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो रहो, नहीं रहना चाहते भैया बाहर जाओ। तो ये होता है प्लेब्लेसाइड। तो यहाँ पर जितने भी मतलब जो यहाँ पर वर्ड्स आए हैं, जो बॉक्सेस आए हैं, वो सारे ये थे। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक नंबर 1 आता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन।
तो अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहली बार हुआ था। वहाँ पर लुईस 16 राज कर रहा था, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलॉन्ग करता था। जिनके मन में था कि मोनार्की का राज ही रहना चाहिए, बट लोगों के मन में आया कि नहीं, मोनार्की नहीं और भी होने चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके लिए लोगों के अंदर फीलिंग जगानी शुरू की, जिसे बोला जाता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग। सबसे पहले उन्होंने किया द फीलिंग, जो वो लोग लेकर आए थे, वो द आइडिया ऑफ द ला पात्रे एंड द ला सिटियोन। ला पात्रे मीन्स की भी फादरलैंड, ठीक है, और सिटियोन मीन्स की सिटीजन्स, कि आज के बाद यहाँ पर सारे क्या रहने चाहिए, सिटीजन रहने चाहिए, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे इस तरीके से नहीं है, सब बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि यार सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, हर कम्युनिटी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। और कहीं ना कहीं फ्रेंच को जी वहां की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। और ये बात ध्यान में रख लेना, उन्हें ये नहीं कहा कि अदर लैंग्वेज बोल नहीं सकते, बस पॉइंट ये कि अदर लैंग्वेजेस को उन्होंने क्या मतलब फ्रेंच को क्या बना दिया उन्होंने, नेशनल लैंग्वेज। और इसके ऊपर मैं बाद में एंड पे क्वेश्चनिंग करने वाला हूं, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बेटा जी क्या करना शुरू कर दिया, ईस्टेट जनरल्स को हटा के वहां पर नेशनल असेंबली बना दी। जो फ्लैग था, अगर हम सिंपल सी बात करें, फ्लैग आपको पता है बेटा जी ऑलरेडी कौन सा फ्लैग था, उनका फ्रेंच फ्लैग था। उसको छोड़कर जिन्होंने ट्राई कलर फ्लैग बनाया, मीन्स की जो उनका रॉयल स्टैग मतलब रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, उसको छोड़कर उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग बनाया। उन्होंने जितने भी पुराने मार्टियर्स वगैरह थे उनको कोमेमोरेट मीन्स उनको याद करना शुरू किया। उसके साथ साथ उन्होंने हेमन्स को कंपोज किया। उन्होंने लोगों के अंदर फीलिंग को जगाना शुरू किया कि ये देश आपका है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर ये सारा काम होना शुरू हो गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने बनाया, चलो ठीक है जी। उन्होंने वेट मेजरमेंट सिस्टम को एक किया। अब ये तो देखो सारे अच्छे काम हो रहे हैं। अब ये कर कौन रहा है, जिन लोगों को आजादी चाहिए थी, जो रिवोल्यूशन करने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है। चलिए ठीक है जी। अब उन्होंने अपना सारे का सारा ट्राई किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी बोल दिया कि यार भी हाँ यार ये लैंग्वेज ना कॉमन है। देखो फ्रेंच को, एक मेरा क्वेश्चन है जो मैं एंड पे भी पूछने वाला हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। ये क्योंकि ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि उन्होंने फ्रेंच को ही नेशनल लैंग्वेज क्यों बनाया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं आंसर, ठीक है, कि उन्होंने क्यों बनाया। अब जब ये चीजें होने लगी, उसके बाद जैकोबिन क्लब्स आते हैं। जैकोबिन क्लब्स ने बेटा जी अपनी एंट्री करी, बट इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस भी बनते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है बेटा जी, कि इसके बाद आता है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन ने देखा क्या था कि वो एक डिक्टेटर था, मींस कि वो एक मिलिट्री पर्सन था, जिसने सोचा कि यार मैं ना अपने मिलिट्री रूल को यहाँ पर लागू कर देता हूँ। उसने मिलिट्री रूल को लागू किया। अब मिलिट्री रूल तो लागू किया, बट जहां पर भी इसकी आर्मी जाती थी, वो उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पर इसकी आर्मी को देखा जाता था। याद रखना, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पर इनको देखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, दूसरों को आजादी दिलवा रहे थे। और नेपोलियन का एक ही एम था, और वो क्या था मेन एम, कि मुझे क्या करनी है, पूरे के पूरे यूरोप को कनकर करना है, मुझे जीतना है उसको। तो ऑब्वियस अब धीरे धीरे करके जब उसने बेटा जी मतलब रूल करना शुरू किया इटली के अंदर, वो 1797 के अंदर पहुंच के, उसका धीरे धीरे करके उसने फ्रांस के ऊपर राज किया। जैसे उसने फ्रांस के ऊपर राज किया, अब यहाँ पर उसने फ्रांस के अंदर कुछ चेंजेस किए, और ये चेंजेस बेटा जी आपके पेपर में अच्छे से आ जाते होते हैं। अब ये जो चेंजेस थे, इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी थे और कुछ नेगेटिव चेंजेस भी थे। अब पॉजिटिव क्या क्या थे, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ थी, एक तो वो कर दी। दूसरा, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ को रिमूव कर दिया, एबलिश कर दिया। एबलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था कि भाई आज के बाद जमींदार को ही फसल बेचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, गिल्ड होती है ट्रेड यूनियन, कि आप लोग अपने ग्रुप्स बना नहीं सकते। पहले के टाइम पे आप लोग ग्रुप नहीं बना सकते थे, बट कहते अब आप लोग आराम से अपने ग्रुप बनाओ बैठ के, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, हमें आप लोग टेंशन फ्री हो, चल रहो। चलो उन्होंने बेटा जी क्या किया, अपने ग्रुप्स भी बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने बेटा जी क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया। कहता लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। और जहां पर भी प्लीज मेरी आवाज कहीं पर कटे, प्लीज बेटा मुझे बता देना कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि कई बार हो सकता है नेटवर्क एरर्स हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है, तभी आप लोगों को मैं पहले से बोल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितने भी पीजेंट्स थे उनको दासत्व से, मतलब सर्फडम है इंग्लिश के अंदर, वहां पर आपको एक वर्ड देखो सर्फडम। सर्फडम से जी लोगों को क्या करवा दिया, उन्होंने फ्री करवा दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव किया, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन को भी क्या करवा दिया, इंप्रूव करवा दिया। बीच बीच में एरर आता है, ओके बेटा। मतलब देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है बेटा, आज वाईफाई बंद हो गया मेरा भी,
ठीक है, जो पहले बंद हुआ था, देखो मैं जेन्युइन रीज़न बता रहा हूँ, वाई-फाई बंद हो गया है, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस पीपा, ठीक है? तो इस वजह से कहीं न कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है, आज का इश्यू है, कल से बेटा जी अपनी प्रॉपर क्लास हो जाएगी। आज हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा हो वर्ड्स, ठीक है? बट कल से एक प्रॉपर स्ट्रीमिंग रहेगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी, ठीक है? उसके बाद चलो ठीक है, ये तो हो गए अच्छे चेंजेस। उन्होंने वेट मेजरमेंट सिस्टम को एक कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, लेकिन अब बुरे काम क्या किए? सेंसरशिप को लागू कर दिया। पॉलिटिकल राइट्स लोगों से उन्होंने छीन लिए, कहते आज के बाद पॉलिटिकल राइट्स हम लोग लोगों को नहीं देंगे। तीसरा काम उन्होंने बेटा जी क्या किया यहाँ पर, और भी उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि मार्केट फ्रीडम नहीं रहेगी, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा जो भी रहेगा। और उन्होंने लोगों को धक्के से आर्मी के अंदर भर्ती करवाना शुरू कर दिया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। अब ये तो देखो सारे गलत थे। इसी वजह से कहीं न कहीं लोग इसके खिलाफ भी हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट आता है ये कि अब यहाँ पर क्या सर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है? हाँ जी बेटा जी, आपका टॉपिक नंबर जो 1 है, वो आपका हो जाता है ओवर। देखो बहुत ईज़ी था टॉपिक नंबर 1। अब आता है टॉपिक नंबर 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये देखो आप लोग अभी जितने भी लोग बैठे होंगे आई थिंक सो एक बार मुझे ना प्लीज ये जरूर बता दो कि इस टाइम पे कौन कौन से स्कूल के बच्चे बैठे हैं। एक तो आई थिंक सो जीएन स्कूल के बच्चे बैठे होंगे, मदर इंडिया के बैठे होंगे, अगर कोई इसके अलावा भी कोई और स्कूल के बच्चे हैं, डीएवी, पीएल जिंदल, अकाल अकेडमी, किसी भी स्कूल के बैठे हैं, प्लीज एक बार जरूर बता देना। गुरु नानक सेकेंडरी, ओके बेटा, ओके जीएन, अरे ठीक है। तो जो भी स्कूल बच्चे बैठे हैं प्लीज एक बार जरूर बता देना, ठीक है? बाकी तो हम लोग डिस्कस करते ही रहेंगे। सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जितना आज ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा हम उसको बड़ा जी कवर अप करने की ट्राई करते हैं, ठीक है बच्चों? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ना हर एरिया के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। अब हम अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप अलग लैंग्वेज बोल रहे हो, कोई बागड़ी बोल रहा है, कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। अब यार ये तो सारे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अब हम इन सबको एक कैसे करें? वहीं पर ये टॉपिक आता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर रहा हूँ, जो ये आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 होगा ये आपका, ठीक है? टॉपिक नंबर 2 का जो ये वाला आपका पेज है, ये वाला आपको जो पेज नजर आ रहा होगा, ठीक है? ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा लैंग्वेजेस वाइज, ठीक है? जैसे इसके अंदर ना 2-3 लाइनें मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। एक तो जी आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है, हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजंस। इसको पैच रीजन बोला जाता है, ठीक है? पैच रीजन क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीजन आते थे, ठीक है? बोहेमियन रीजन आ जाता था, अल्पाइन रीजन आ जाता था, टायरल आ जाता था, ऑस्ट्रिया आ जाता था। ये एक तो ये चीज होगी। एक जर्मन स्पीकिंग रीजन कौन कौन से थे, मगयार लैंग्वेज कौन कौन से बोलते थे, डायलेक्ट्स, अदर डायलेक्ट्स लैंग्वेज भी बोलते थे, इवन की फ्रेंच लैंग्वेज भी बहुत सारे लोग होते हैं, बट फ्रेंच लैंग्वेज मेनली बोलते थे अरिस्टोक्रेट पीपल। अरिस्टोक्रेट वर्ड आगे जाके आपको अभी आने वाला है। अरिस्टोक्रेट वो पीपल होते हैं जो लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं बेटा जी, मतलब थोड़े से रिच होते हैं। बेटा आई कैन से यस, अल्पाइन रीजन वाली जो टायरोल वगैरह जितने भी रीजन, सडरलैंड है, इसको आप लोग कर लेना बिकॉज ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता होता है, ठीक है? आता 1 मार्क्स में ही है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं है ये क्वेश्चन। बट हम 1 मार्क्स को भी हम लोग ड्रॉप करके नहीं चल सकते हैं बेटा, हम लोगों को हम 1% भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है? इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ। तो अब आता है जी आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है द अरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। बड़ा इजी सा टॉपिक है यार, ठीक है? ये टॉपिक मेरे पापा ये ट्राई करेंगे आज, जितना मैक्सिमम खत्म हो सकता है हम उतना मैक्सिमम खत्म करेंगे आधे पौने घंटे के अंदर अंदर, ठीक है? हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे आज, ठीक है? क्योंकि पहले 15 मिनट हमारे ऑलरेडी बर्बाद हो गया आज यार, ठीक है? जिंदगी बर्बाद हो गया। तो अरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब अरिस्टोक्रेट्स होते कौन है? अरिस्टोक्रेट्स मीन्स की रिच पीपल, जिनके पास जमीन भी है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, बट ये लोग जितने भी पुअर पीपल होते हैं उनके ऊपर डोमिनेंट करते हैं, मीन्स कि ये लोग मतलब कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं, उनको तंग करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ठीक है यार, ये तो ठीक है, लेकिन एक है पुअर पीपल जो पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा है। अब ये लोग शादी कहीं भी कर देते हैं, जैसे रिच है ना, रिच पीपल सिर्फ रिच में शादी करते थे। इसका एक एग्जांपल मैं बहुत सिंपल सा लेता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। आपको याद होगा जो हमारे लुइस 16 अंकल थे, लुइस 16वें थे, उनकी शादी किसके साथ हुई थी? उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की मैरी एंटोनेटी के साथ। अब वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली, ये फ्रांस का रहने वाला, दोनों एक कैसे हुए? क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे? रिच थे। तो इस वजह से रिच की शादी कहाँ होती थी? रिच के अंदर होती थी, और पुअर की शादी पुअर में होती थी। तो वो लोग तो अपने हिसाब से चलते थे कि हम तो देखो जी रिच है, हम पुअर है, हम अपने हिसाब से शादी कर देंगे।
चलो शादी कर दी, कहानी खत्म। उसके बाद क्या? अब पॉइंट तो ये आता है कि उसके बाद भी तो चीजों को देखना पड़ेगा ना हमें। तो उसके बाद बड़ा जी पॉइंट आता है कि अब धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम आ गया। अब जब ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके आने लगी, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी, और ये आई कब? 18th सेंचुरी के मिड में, मीन्स की मिड 18th सेंचुरी के अंदर अब ये आ जाती है। और मिड 18th सेंचुरी में आई तो कहीं ना कहीं लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। जो पुअर पीपल थे, देखो जिनकी इंडस्ट्री है वो तो इंडस्ट्री है, लेकिन पुअर लोगों को मिल गया काम। काम मिला तो वो वर्किंग क्लास बने गए, उनके पास पैसा आने लगा, पैसा आने लगा तो वो क्या बन गया? अब मिडिल क्लास, मिडिल वर्किंग क्लास पीपल बन गए। अब मिडिल क्लास बन गए जी, चेयर पे बैठे, अपना अखबार खोला, कहते कहते लो भगवान, कहते अब चाय का कप ले आओ जी एक बढ़िया सा, है ना, क्योंकि चाय हम इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो चलो ठीक है जी, मतलब वो लोग चल रहे हैं, लेकिन अब इनको लगा कि हमें तो आजादी मिल गई, अब हमें किसी और को भी तो आजादी दिलवानी है। जो हमारे भाई बंधु जो बेचारे गरीब रह गए हैं, उनको भी तो आजादी दिलवानी पड़ेगी ना। तो अब उनको आजादी दिलवाएं किस तरीके से? तो इसी वजह से यहां पर जो ये लोग आए थे बीच में, ये थे लिबरल पीपल। और यहां पर जो अब मैं टॉपिक बोलने वाला हूं, ये फिर से बड़ा जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसका नाम है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। देखिए मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बड़ा जी साथ साथ में बता के चल रहा हूं कि ठीक है ये वाले करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ये वाले टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आता है लिबरल का मीनिंग क्या है। लिबरल का मीनिंग होता है फ्री, ठीक है। लिबरल का मीनिंग क्या है हमारे लिए? बिल्कुल फ्री, कि जो फिर फ्री है। अब मैं जो आपको टॉपिक करवा रहा हूं बड़ा आपकी बुक में, ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। जो ये वाला टॉपिक है आपका, मैं ये वाला टॉपिक करवा रहा हूं। और मैंने जिनको जी पहले पॉइंट्स बनवा के दिए हुए हैं, अच्छी बात है। अगर आपके पास पॉइंट लिखे हुए नहीं है, प्लीज साथ में थोड़ा सा मैं स्पीड पे बोलूंगा, क्योंकि हमें ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। आप लोग साथ साथ में उसको पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है। 2.1 के क्वेश्चंस बेटा जी, इसमें देखो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आता है बेटा जी अमृत कौर, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन आया भी तो आपको सिर्फ एक छोटा सा ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था ब्रिटेन के अंदर, और वो लोग वर्किंग क्लास पीपल कैसे बने, दैट्स इट। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट अब जो टॉपिक आ रहा है उसमें से क्वेश्चन फॉर श्योर बनता है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में, मतलब अगर मैं लास्ट ईयर को छोड़ूं तो लास्ट ईयर तो इसमें से क्वेश्चन नहीं बना, बट उससे पहले क्वेश्चन इसमें से बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फ्री, कि जो वहां पर जाते थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दो तरीके की डिमांड रखी, पॉलिटिकल, और दूसरी इन्होंने रखी थी इकोनॉमिकल। वैसे तो देखो अगर डिवाइड करने पाए तो अपने को सोशल के बेस पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये तीन थी। बट हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल और सोशल कहीं ना कहीं इक्वल सी थी, बिल्कुल सेम सेम सी थी। इस वजह से हम उसको ज्यादा कंसीडर करके अलग अलग नहीं कंसीडर करते हैं। हम एक एक पॉइंट करके जो आपको मतलब क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। उन्होंने कहा कि हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हमें ऑटोक्रेसी, जो मोनार्की का राजा कहते वो खत्म चाहिए, चलो ठीक है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सल सफरेज चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज मींस की राइट टू वोट। बट लिबरल पीपल है, जहां पर आपको लिबरल वर्ड दिख जाए तो दिमाग में ना बड़ा अपने दिमाग के टुनटुने में डाल दो, कि जहां पर लिबरल वर्ड दिख गया, आपने ये समझाना कि ये लोग वुमेन के राइट के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये लोग चाहते थे कि अमीरों को राइट मिलने चाहिए, बाकी लेकिन वुमेन, वुमेन को छोड़ दो, वुमेन किसी काम की है ही नहीं, वुमेन को राइट्स नहीं मिलने चाहिए, इनका एक ही टारगेट था, ठीक है जी। तो ये चीज आती है जी। चलिए ठीक है जी, हम लोगों को ये भी समझ आ गया। अब ये लोग चाहते थे कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम भी होनी चाहिए, कि वो आजादी से जहां मर्जी आए जाए, ठीक है। उसके बाद वो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने। वो लोग चाहते थे कि दे वांट टू जस्ट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन which is chosen by the representative that are chosen by the people of Europe। मतलब वो लोग चाहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बनाया गया रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और जिनको चुना किसी ने है, लोगों ने चुना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स बन गए जो किस चीज के बना जी आप लोगों के, किसके हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म के। बट इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में उन्होंने क्या रखा, कहते भाई हमें चाहिए मार्केट की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मार्केट। और वो लोग ये भी चाहते थे कि जो स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी की सारी हट जाए। तीसरी चीज,
वो लोग चाहते थे कि मार्केट प्राइस किसी भी चीज का हम लोग सेट करेंगे, द प्राइस विल बी सेट बाय अस। ठीक है। चौथी चीज वो लोग चाहते थे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, याद रखना ना, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी वो लोग चाहते थे। तो ये बड़ा जी कुछ पॉइंट्स बनेंगे अब इसके भी। ठीक है। इवन की उस टाइम पे ना बड़ा जी कुछ टैक्सेस लगे हुए थे, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा वहां पर, नर्मबर्ग टू हैमबर्ग्स, है ना, यही वर्ड था आई थिंक सो, हैमबर्ग टू नर्मबर्ग। अब हैमबर्ग टू जब नर्मबर्ग में कोई भी ट्रेड होता था ना, अगर मान लो इतनी सी डिस्टेंस में कोई भी ट्रेड जा रहा है, तो उसके बीच में भी, हाँ जी बड़ा जी मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं है, ये आपको पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। क्योंकि अभी टाइप करने का इतना मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आपको एक प्रॉपर एक पोस्ट बना के इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए ठीक है जी, हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट समझ में आ गया। तो अब ठीक है जी, हम लोगों को ये पॉइंट पता चल जाता है कि यहाँ पर 11 तरीके के टैक्स पे करने पड़ते हैं, और हर टैक्स मिनिमम 5% होता है, टोटल होके बेटा 55% टैक्स बेटा जो उन चीजों के ऊपर लग जाता है। तो वो लोग चाहते थे कि भाई यार ये टैक्सेस हट जाने चाहिए। तो इसी वजह से 1834 के अंदर जोल्बरिन बोले तो कस्टम यूनियन का निर्माण होता है। ठीक है। अब ये इसका बड़ा जी मेन दो टारगेट थे। एक था बड़ा जी कि जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको हटाना, कस्टम ड्यूटीज को, टैरिफ बैरियर्स को हटाना। और दूसरा था कि जो इतनी टाइप की करेंसी थी, क्योंकि पुराने टाइम में ना करेंसीज बहुत होती थी, कहते उन सारी करेंसीज को हटा के, जो 30 से भी ज्यादा करेंसी थे उनको हटा के कितनी कर दो, सिर्फ और सिर्फ दो कर दो। तो ये इनका मेजर टारगेट था। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये दो पॉइंट्स देना चाहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये एक पार्ट हो जाता है खत्म हमारा। ठीक है। अब पॉइंट ये कि सर हम लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ने लगते हैं, हमें प्रॉब्लम ये आती है कि चैप्टर के साथ हम लिंक नहीं बना पाते, कि सर बीच में कुछ और स्टोरी चल रही होती है, एकदम से कुछ और स्टोरी आ जाएगी, फिर बीच में फिर सेम स्टोरी आ जाएगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो सिर्फ लड़ाई लड़ाई तो नहीं हो रही थी ना वहां पर, लोगों के अंदर वैसे भी तो फीलिंग्स दिखाई जा रही थी। तो जिस भी वर्ड के पीछे आपको ISM इज्म आ जाएगा, जैसे लिबरलिज्म, तो वो एक आइडियोलॉजी है जो बीच में लोगों के दिमाग में आ रही है। अभी टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? जहां पर नेपोलियन राज कर रहा है। अभी नेपोलियन गया नहीं है अब, लेकिन अब जाएगा नेपोलियन। अब 1813 में एक्चुअली में लिप्जिग नाम की एक लड़ाई हुई थी, लिप्जिग नाम की जगह पर, जहां पर नेपोलियन ने अपनी टेरिटरीज को लूज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअली में तो नेपोलियन एक कौन था? मिलिट्री पर्सन था। और पूरे यूरोप पे राज मेनली कौन कर रहा था? बर्बन डायनेस्टी। तो बर्बन डायनेस्टी के लोग गए डर। तो वो एक आपने डायलॉग सुना होगा ना कि भू मतलब डर गई। तो वही वाला काम इनके साथ हो गया कि ये लोग अब बड़ा जी डर गए, कहते यार नहीं यार ये तो काम टेढ़ा हो जाएगा। तो मेनली डरी चार कंट्रीज, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। यार रखना PRAB, प्रैब कंट्रीज। तो ये प्रैब कंट्रीज डर गई, कहते कहते नहीं भाई ये तो हमारे लिए कांड हो जाएगा। तो इसी वजह से 1815 में, याद रख लेना, 1815 में वोटरलू नाम की जगह पर लड़ाई होती है। किस किस के बीच में बेटा जी? नेपोलियन वर्सेस प्रैब कंट्रीज, इन दोनों के बीच में हो जाती है लड़ाई। ठीक है। तो दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, ओके बेटा जी वैसे कौन हो आप, प्लीज जरूर बताओ। ठीक है। तो कहते प्रैब कंट्रीज और नेपोलियन के बीच में हो जाती है लड़ाई, कहते घमासान लड़ाई हो जाती है। आखिरकार देखो सीधी सी बात है यार, चार कंट्रियां बेचारे एक बंदे के साथ लड़ रही हैं, कौन जीता पता है ना? चार कंट्रीज। 1815 में नेपोलियन अंकल बेटा जी हमारे हार गए, टाटा बाय बाय, हो गया उनका। ठीक है। अब वो हार तो गया, लेकिन ऑब्वियस है ना कि जब चार कंट्रीज किसी कंट्री को हराएंगी तो उनके दिमाग में क्या चीज आएगी कि हमें क्या करना है, अब अपने तरीके से इनको अपने नीचे रख के रखना है, कि अब ये लोग दोबारा कभी वापस से उठ ना पाए। ठीक है। आई नो बेटा, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आई थिंक सो कुछ तो पहले से बेटर होगा। ठीक है। अनलिमिटेड 5G का रिचार्ज किया भाई ठीक है। तो पहले से बेटर होगा। ठीक है। लेकिन आज हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है। बट कोई बात नहीं है, कल से ट्राई करेंगे कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से हम लोग उस चीज को कर पाए। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, देखो भाई बीच में फिर से बोल रहा हूँ, फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। सर रिचार्ज करा लो बेटा, रिचार्ज, अरे भाई रिचार्ज किया है, अभी अभी किया है जस्ट, तभी तो चला पा रहा हूँ ठीक है।
चलो ठीक है भाई, एनीवेज अब आते हैं अपन इस चीज पे कि जो कंजर्वेटिज्म वाला जो नया टाइम पीरियड शुरू हुआ, देखो अपन किस पे आ चुका है, 2.3 पर आ चुका है, और 2.3 ही है जो मेन है हमारे लिए, ठीक है। और इसमें से ब्रजी फिर से एक क्वेश्चन बनता है 2.3 में से, जो एक क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को बता के चलूंगा, ठीक है। और ये बस देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर हमारी ये क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट है। उसके बाद मतलब 15 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी, और 5 मिनट हमारे क्वेश्चन आंसर चलेंगे, दैट्स इट। 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दोगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग कि अब होने क्या वाला था, देखो अब नेपोलियन हार गया। अब नेपोलियन जब हार गया तो एक अंकल है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, याद रखना ना, अंकल का नाम क्या है, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ये बंदे का नाम याद रख लो। तो इस बंदे ने क्या कहा, कहता जी देखो ऐसे है, कहता आप लोगों ने चाहे जो करना था आप लोगों ने किया, बट अब हम लोग एक ट्रीटी को साइन करेंगे, और ये ट्रीटी थी ब्राजी, ट्रीटी ऑफ वियना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने वीना बोलना था, वियना बोलना था, अरे भाई स्पेलिंग तो नहीं चेंज होने वाली ना मेरे बोलने से, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना स्पेलिंग के नंबर मतलब उस चीज में नहीं है, आपके प्रोनाउंसिएशन जो भी है, बट इसमें पॉइंट सबसे मेन जरूरी चीज क्या है कि आपको ये ट्रीटी ऑफ वियना याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता होता है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना किसने साइन करवाई, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। किससे साइन करवाई बेटा जी, जितने भी एरियाज नेपोलियन ने कनकर करे थे, जिनको जीता था, ठीक है। जरूर करूंगा बेटा, बस एक बार ये वाला हो जाए, उसके बाद बेटा जी मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, डोंट वरी। तो अब यहां पर प्रोविजन क्या था, ये ट्रीटी ऑफ वीना जब 1815 के अंदर साइन होती है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा गया। सबसे पहली चीज, इनका मेजर टारगेट था बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना। अब ये जिनको पॉइंट्स नहीं आते बेटा वो पॉइंट्स लिख लेना प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी सबसे पहला इनका टारगेट था। दूसरा था टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन विल बी टेकन बैक बाय द बर्बन डायनेस्टी। जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन ने अपने कब्जे में कर ली थी, वो सारे के सारे उनको क्या चाहिए थी वापस। पहला टारगेट, मेजर टारगेट क्या था, बर्बन डायनेस्टी को बिठाना। दूसरा काम क्या था, जो भी नेपोलियन ने एरियाज कनकर कर लिए थे, जो जीत लिए थे, उन सबको अपने पास वापस लेकर आना। तीसरा उनका टारगेट था कि फ्रेंच आइडिया को एक्सपेंस मतलब एक्सपेंड नहीं होने देना, ठीक है, बिल्कुल भी, कहते एक्सपेंड होने ही नहीं देंगे अपन, ठीक है। चौथा बड़ा रीजन था, अब इनको ना प्रैब कंट्रीज में डिवाइड करता है। प्रशिया को दो एरियाज मिले थे, एक में थे वेस्टर्न बाउंड्रीज, ठीक है, और जिसमें सेक्सोनी का पार्ट भी इंक्लूड था, ठीक है, इसको नए एरियाज मिल गए थे। ऑस्ट्रिया को मिला था नदर्न इटली, ऑस्ट्रिया वाज गिवन मतलब ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल द नदर्न इटली, नॉर्थर्न जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, वही वाला नदर्न, ठीक है। जर्मन की जो कुछ स्टेट्स थी 39 कन्फेडरेशंस थी, उनको किसी ने कोई टच ही नहीं किया, कहते पढ़ी है तो पढ़ी रहने दो जी, ठीक है। रशिया को मिल गया था पोलैंड, रशिया टू गेट द पोलैंड, ठीक है। अब देखो इतने सारे पॉइंट्स हो गए भाई, ठीक है, याद करो एक एक करके। रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। दूसरा लिखा था टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक। तीसरा पॉइंट बड़ा जी हमारे पास क्या था, फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकना, प्रिवेंटेड द फ्रेंच एक्सपेंशन। प्रशिया वाज गिवन द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ एंड सेक्सोनी, ठीक है। पांचवा पॉइंट आ गया, पांचवा पॉइंट आ गया, ठीक है। सर कन्फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन अगर मैं सिंपल सी बात को समझूं, मतलब एक काइंड ऑफ एरिया, ठीक है, जो एरियाज उन्होंने बांट रखे थे जर्मनी के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं। द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट व्हिच वर सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। सर ये वाला पॉइंट में 39 स्टेट्स क्या है बेटा, 39 एरियाज है जर्मनी के, 39 स्टेट्स, जितने एरियाज उसने कैप्चर कर रखे थे जर्मनी के, क्योंकि सारा जर्मनी उसने नहीं किया था कैप्चर, ठीक है। तो ये वो वाला एरिया है, ठीक है। तो जर्मनी के 39 थे, उसके बाद रशिया को पोलैंड मिल गया, दैट्स इट। अगर आप लोग ये वाले पॉइंट्स भी लर्न कर लो, आई होप सो कि आपके ब्रजी यहाँ पर नंबर बन जाएंगे। बस आपको ऊपर प्रेजेंटेशन क्या करनी है, ऊपर आपने लिखना है ऑस्ट्रियन चांसलर ने करवाई थी, नेपोलियन से करवाई। अब उसके बाद बाकी के सारे सारे अगर पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे, यकीन मानो आपको टीचर 5 में से 5 या 3 में से 3 आपको ब्रजी जरूर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये कि जब ये लोग आए होंगे तो किसी को तो उन्होंने भगाया होगा ना। अब नेपोलियन के टाइम पे जितने भी लोग थे वो थे रेवोल्यूशनरी पीपल या लिबरलिज्म वाले लोग, तो अब उन लोगों को भगाने का मौका आ गया। अब उनको पकड़ पकड़ के जितने भी कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव बोलते तो चमचे लोग, राजा के चमचे कड़छे, ठीक है, तो उन लोगों को उन्होंने भगाना शुरू कर दिया, चमचों ने भगाना शुरू कर दिया, किसी को जेल में पकड़ के डाल दिया। अब जब जेल में डालने लगे तो होने क्या लगा बेटा, अब
आप तो समझते हो ना कि जेल में जब डाल देंगे तो वो लोग तो छिपेंगे, तो छिपने लगे तो अब वो लोग होने लगे अंडरग्राउंड। जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड होने शुरू हो गए। कहते भाई अब छुपने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कंजर्वेटिव टाइम शुरू हो चुका है, नेपोलियन का टाइम गया, अब शुरू हो चुका है वापस से बर्बन डायनेस्टी का टाइम पीरियड। तो अब बर्बन डायनेस्टी का टाइम पीरियड शुरू होता है और ये लोगों ने अपने क्या बनाने शुरू कर, मतलब ये लोग अंडरग्राउंड होने शुरू हो गए, लेकिन इन्होंने अंडरग्राउंड होकर सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज का काम क्या होता था कि छुप के काम करेंगे, बट करेंगे वही काम जो पहले हम ओपनली काम कर रहे थे, जो हम लोग ओपनली जाके कह रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे राजा को कि राजा जी आपने ये काम गलत कर दिया जी, हम आपके काट डालेंगे, ठीक है ना। तो कहते कहते अब वो टाइम गया, तो अब उन्होंने सीक्रेटली उस काम को करना शुरू कर दिया। इसमें बड़ा जी बहुत सारे पर्सन आए, जिसमें से एक पर्सन जो आए थे वो थे हमारे गिसिप मजेनी अंकल, जो 2.4 आपका है द रेवोल्यूशनरी टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक, एज आई प्रॉमिस्ड कि हम क्लास 8:30 तक ओवर कर देंगे, ठीक है। द रिवोल्यूशनरीज। अब 1815 के दौरान जो हो रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक छोटी सी कहानी आती है, और वो आती है गिसिप मजेनी की, ठीक है। गिसिप मजेनी की स्पेलिंग याद रखने का तरीका क्या है, GIGUSE यूज, ठीक है, USE यूज, जी उस पे मजे नहीं। सर डिस्कस वाला पॉइंट भी बता दो, डिस्कस वाला पॉइंट कौन सा है बच्चा? व्हाट इज द कैरी केचरिस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट, मतलब यहाँ पर ये एक नीचे ना आपको इमेज दी गई, आई थिंक सो आप लोग यही वाली इमेज की बात कर रहे होंगे, जो ये वाली इमेज दे रखी होगी। कैरिकेचरिस्ट का मतलब राजी क्या होता है, जो कार्टून बना हुआ है, ठीक है। तो जो कार्टून बना हुआ है ना, वो किस इमेज को डिपिक्ट करा है, किस चीज को डिपिक्ट करा है, मींस कि वहां पर लोगों को बोलने की आजादी नहीं दी। देखो उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है कि क्लब ऑफ थिंकर्स है, ये लोग सोच रहे हैं, बट इनको बोलने की आजादी नहीं है। सोचो जितना मर्जी सोचो, बट बोलने का नहीं, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं करते होते, ठीक है ना। चलो ठीक है जी, अब बोलने की उनको बेटा जी बिल्कुल भी मनाही, मतलब बिल्कुल भी मनाही थी। तो अब हमारे पास बेटा जी वापस से एक अंकल वो आते हैं, गिसिप मजेनी अंकल आते हैं, एक बीच में ना सोर्स भी रह गया, ठीक है, वो अपन करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा मैं इसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं इसी चीज के ऊपर ही आ रहा हूँ, नाइस क्वेश्चन। क्योंकि अब पॉइंट ये है कि हर जगह पर ना गिसिप मजेनी का जो टाइम पीरियड है कि वो कब पैदा हुआ कब नहीं पैदा हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से कि वो बंदा 1805 में पैदा, मतलब वैसे तो पुरानी बुक्स में अगर आप जाओगे ना, ज्यादा पुरानी बुक्स में, तो वहां पर 1807 लिखा हुआ है कि वो 1807 में पैदा हुआ था और जिनोवा के अंदर पैदा हुआ था। लेकिन अब पॉइंट ये कि सर 1805 ठीक है, 1807 ठीक है, सर 1804 ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं 1805, ठीक है। अगर, और हाँ इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, न्यू बुक्स में 1805 आ चुकी है, ठीक है। अगर बाई चांस पेपर के अंदर ऑप्शन में 1805 हो ही ना, तो आपने 1807 में टिक करना है और अगर 1805 है तो आपने 1805 पे क्लिक करना है, ओके बच्चा। चलो अब 1805 में जिनोवा के अंदर ये बंदा पैदा होता है, और इसने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया जिसका नाम था कार्बोनेरी। कार्बोनेरी सोसाइटी को ज्वाइन किया, 24 साल की उम्र में इस बंदे को बड़ा जी क्या हो जाता है, एग्जाइल हो जाता है, जो कि होता है 1831 में। मतलब 1831 के अंदर लिगुरिया नाम की एक जगह थी, जहां पर बड़ा जी इसको क्या कर लिया गया था, मतलब एग्जाइल मिल गया था, देश से इसको निकाल दिया गया था। उसके बाद इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग यूरोप और यंग इटली। अब यंग इटली इसने बनाई थी मर्सलिस के अंदर। अब ये जगहें याद रख लेना, एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यंग इटली इसने बनाई थी मर्सलिस के अंदर, ठीक है, और यंग यूरोप इसने बनाई थी बैरने के अंदर, बैरने, ठीक है, नी बैरने, नी बैरने, मारसालिस, मारसालिस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद रखने का तरीका हो गया कि इटलिया मारसाली थे, ठीक है। तो मतलब मेरी मैरिस, ठीक है, थोड़ा सा बनाने का एक तरीका होता है, अपना बना देना, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भाई कोई भी सेंसरशिप नहीं है, तो इस वजह से कोई गलत मत समझना। तो यंग यूरोप उसने बनाई थी बेटा जी बैरने के अंदर, ये दोनों सोसाइटीज बेटा जी जब बन चुकी थी, अब वो सीक्रेटली काम कर रहा था। अब इसका एक ही एम था, इसमें ना एक वो बंदा एम लेके चल रहा था, और उसका एम क्या था कि देखो जो एरियाज बढ़ चुके हैं वो भगवान ने बना के दिए, कहता हम कौन होते हैं उसको कब्जे में लेने वाले। तो गिसिप मजेनी का जो मेन टारगेट था वो था पूरे इटली को यूनिफाइड करवाना, एक राजा के अंदर करवाना या फिर डेमोक्रेटिक करवाना, ठीक है। जरूर बेटा मैं जरूर बता देता हूँ, एक बार बस खत्म हो जाए उसके बाद जरूर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, अब ये बंदा मतलब अपने आइडियाज को सर्कुलेट कर रहा था, तो इस बीच में ना जी एक अंकल फिर से आते हैं, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अब इस बंदे ने बड़ा जी क्या बात बोली
कहता कहता दिस पर्सन इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन फॉर द सोशल ऑर्डर। ठीक है, कहता एनिमी है ये हमारा, कहता खतरनाक आर्मी, मतलब आर्मी मैन है ये। ठीक है, तो ये बेटा जी कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये बेटा जी आपका सेकंड टॉपिक तक का टिल ना होगा सारा था। अब बेटा जी एक सोर्स बी है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, सोर्स बी। ठीक है, सोर्स बी में बेटा जी देखो, मुझे नहीं लगता कि वैसे कुछ है, बट इसमें एक चीज समझना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान में रख लो कि फ्रेडरिक लिस्ट नाम के एक प्रोफेसर थे। ठीक है, और इन्होंने 1834 में जोल्वरिन के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सर द रेवोल्यूशनरी नेपोलियन का सपोर्टर था। बेटा देखो, रेवोल्यूशनरीज लोग ही तो नेपोलियन थे, उन्होंने तो रेवोल्यूशन किया था ना, काइंड ऑफ। देखो जो लिबरलिज्म वाले थे और जो रेवोल्यूशनरी थे वो सारे अब एक हो चुके थे। ठीक है, और वो कंजर्वेटिज्म के खिलाफ थे, कि जो लोग राजा के सपोर्टर्स लोग होते थे वो उनके खिलाफ चलते थे हमेशा। ठीक है, और सोर्स भी बेटा जी आपको इतनी ज्यादा करने की नीड नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, इसमें से याद रख लेना 1834 में फ्रेडरिक लिस्ट नाम का एक इकोनॉमिक्स था। ठीक है सर, ये मैटरनिटी ये बात क्यों बोला कि मेजेनी मतलब बोली मेजेनी वाली, क्या इसका कोई अच्छा रीजन है? बेटा इसका कोई ऐसा अच्छा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि उसका मानना ये था, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं किसी भी जगह पर पर्टिकुलर जगह पर काम कर रहा हूँ, या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं उस चीज को बुरा क्यों बोलूंगा? पॉइंट समझ रहे हो ना? अब वो बंदा बर्बन डायनेस्टी वालों का सपोर्टर था। ठीक है, अब ये बंदा उसके अगेंस्ट था, तो ऑब्वियस है ना, जो सपोर्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से तो लोगों के दिमाग में से खेलेंगे ना, कि नहीं यार आप लोग ऐसे ऐसे करके गलत हो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रीजन थे सारे के सारे। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं बेटा जी कि सर वीना कांग्रेस के पॉइंट्स दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, सो आई एम गुड बेटा जी, आई एम वेरी मच गुड। ठीक है, आई एम ऑलवेज गुड। ठीक है, तो वीना कांग्रेस के पॉइंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैं फटाफट क्लियर करता हूं। सबसे पहली पॉइंट, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा जी हमारे पास क्या था, कि जितनी भी टेरिटरीज के ऊपर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया था उनको वापस लेना था। प्रशिया को फ्रंटियर्स का पार्ट मिल गया था। फ्रेंच एरियाज को एक्सपेंड होने से रोकना था। रशिया को बेटा जी पोलैंड का एरिया मिल गया था। ऑस्ट्रिया को बेटा जी, वैसे तो और बहुत सारे पॉइंट्स, बट सिंपल समझा, ऑस्ट्रिया को नदन इटली का पॉइंट मिल गया था। ठीक है, बेल्जियम के साथ नीदरलैंड को बेटा जी ऐड कर दिया गया था। ठीक है, जिनेवा को पेडमेंट के साथ ऐड कर दिया गया था। 39 जर्मन कन्फेडरेशंस को अनटच्ड ही छोड़ दिया गया था। तो ये टोटल कर आगे आप समझे तो बेटा जी 9 पॉइंट्स बेटा जी बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट्स हैं। आप लोग अपना अच्छे से इस चीज को अगर समझ के चलोगे, यकीन मानो आप लोगों के लिए काफी इजी हो जाएगा। अब मैं फटाफट बेटा जी एक रैपिड क्वेश्चन रख रहा हूँ आप सभी के लिए। आई होप सो जी आप लोग फटाफट इसके आंसर करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा जी अब। ठीक है, सबसे पहले बेटा जी मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं, और आप लोगों ने बेटा जी बिना कहीं से देखे इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट बेटा, थोड़ा क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो इस वजह से जिनको पता हो बेटा जी मैं बिना ऑप्शंस के दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बिना ऑप्शन के, जिसको पता हो प्लीज वो बच्चे आंसर जरूर करना भाई। हाँ जी, सो विच ऑफ द, मतलब फॉलोइंग द, वैसे तो विच वाज द प्राइमरी रीजन व्हाई फ्रेंच वाज चूजन टू बी द लैंग्वेज ऑफ द नेशन बाय द रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, फटाफट मुझे इसका बड़ा जी आंसर चाहिए, आपके पास 10 सेकंड्स हैं इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, फटाफट आंसर करिए बेटा, फटाफट। और मैं इसके आपको सही आंसर बेटा जी साथ के साथ मैं आपको आंसर भी डाल के दूंगा कि इसके सही आंसर बेटा जी क्या क्या है। बताइए, 10 सेकंड आपके पास। जिनको आंसर इसका पता बेटा, लेकिन देखना नहीं है, पॉइंट ये है, देखना नहीं है, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन है, और ये मैंने बताया था कि फ्रेंच को ही उन्होंने यूज क्यों किया था। ओके, टू अकोमोडेट, नो बेटा, रॉन्ग, मतलब ठीक है बट नॉट प्रॉपर आंसर। मतलब एक प्रॉपर आंसर अपने को चाहिए, बिकॉज फ्रेंच वाज कॉमन लैंग्वेज, समथिंग वाज राइट। हाँ,
गुड 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 गुड। आरव रिलीजन डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। ठीक है, गुड। और कोई आंसर बेटा जी, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी बच्चे बेटा जी मैं देख पा रहा हूँ, बट आंसर नहीं आ रहे हैं। इट वाज मेजॉरिटी स्पीकन बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज द फ्रेंच लैंग्वेज स्पोकन बाय रिच। ओके बेटा जी, जिनका बेटा जी आंसर, जिन्होंने जो भी आंसर किए, बट everybody's answer is not right, तो मैं बेटा जी भेज रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, इंटेंडेड टू डिस्करेज रीजनल डायलेक्ट्स। तो जो ये वाले हैं बच्चे, उनका बेटा जी बिल्कुल सही है, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया था। ये था बेटा जी आपका पहला आंसर। ठीक है, आई होप सो जी आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा बेटा जी क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा जी। आज फाइनली कंप्यूटर स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये फिर से बेटा जी आप लोगों से अपन क्वेश्चनिंग करने वाले हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, कि मुझे चाहिए बेटा जी आपको इसके, आप लोगों ने करना क्या है बेटा जी, इसके मुझे आंसर बताने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर प्रोसेस। बेटा जी आपके पास एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन में बेटा जी आप लोगों को वो चाहिए होंगे, ऑप्शंस चाहिए होंगे। मैं आप लोगों को ऑप्शन सारे नीचे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ऑप्शंस ना पता चले वो एक बार चेक कर लेना। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके से ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा जी आपका है ये वाला। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैं आपको अब ऑप्शंस डाल रहा हूँ इसके बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए और बी ऑप्शन आ चुके हैं आपके पास ऑलरेडी। ठीक है, और आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये लीजिए बेटा जी, ऑप्शन सी और डी भी आ चुके हैं। फटाफट इसका आंसर बेटा जी बताइए, ए बी सी या डी। इसका आंसर बेटा जी क्या आएगा, फटाफट मुझे ये बताइए, फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से बेटा। और देखना नहीं है कहीं से भी। ओके, ऑप्शन ए सी। ओके, फटाफट जो भी आंसर कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे को देख के मत करना यार। ठीक है, अपने आप करना आंसर जो भी करोगे। ठीक है, ओके बेटा, मेरा मेजोरिटी बच्चों का आंसर ए आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर इज ए। बिल्कुल सही जवाब बेटा जी आपका ए, बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी बच्चों ने ए किया है वेरी गुड, लेकिन ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन सी बेटा जी बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, तो जिन्होंने बेटा जी ये वाला ऑप्शन किया, ए वाला, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब आ रहा है बेटा जी आपके पास अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर आप लोगों ने फिर से लिखना है, राइट डाउन इट। थर्ड क्वेश्चन ये रहा जी, इन द मिड 18th century द हैब्सबर्ग एम्पायर वाज डिस्क्राइब्ड एज अ पैच वर्क बिकॉज। ठीक है, ये फटाफट बेटा जी इसके आंसर मुझे बता दीजिए। ठीक है, जिसको भी पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता बेटा वो देखते हैं बेटा जी कौन कौन है। ठीक है, ये लो बेटा जी, मैंने आपको ऑप्शन, दो ऑप्शन ये आ चुके हैं आपके पास, और दो ऑप्शन बेटा जी आ गए, ऑप्शन भी डाल दिए। लो, in the mid 18th century the Habsburg empire was described as a patchwork because ए बी सी या डी। फटाफट बेटा इसका आंसर बेटा जी बताइए, फटाफट क्या आएगा बेटा, क्योंकि इसका मैंने बताया था आप लोगों को अभी अभी लाइव क्लास को दौरान, मैंने कहा भी था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। फटाफट जल्दी से, बी। ओके, बी, गुड 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 गुड। चलिए, मतलब जिनको समझ में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब आई होप सो कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली है कि इस क्वेश्चन के जरिए कि पैचवर्क क्यों बोला था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे एरियाज इंक्लूडेड थे। टैरोल वगैरह वाले सारे एरिया, ऑस्ट्रिया, टैरोल, सडनलैंड, ये वाले सारे के सारे इंक्लूडेड थे। अरे भाई मानिक, इतनी बार भी नहीं बी लिखना भाई एक ही बार लिख ले बहुत है। ठीक है, हाँ भाई, तो अब आता है अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारे पास। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है बेटा जी आज का हमारा। ठीक है,
और पहले तो इसके साथ ऑप्शन 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ए और बी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और सी और डी बेटा जी ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी डाल रहा हूं। ये लीजिए बेटा, आ रहा है बेटा, चैट बाद में कर लियो, ठीक है, पहले आंसर कर ले। हाँ जी, तो जिन बच्चों का बेटा जी ये वाला आ रहा है फटाफट करिए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम हॉस्टाइल टू द नेपोलियनिक कोड बिकॉज जशन अरोड़ा, कोई गल नहीं पुत्र, आप सारे ठीक हाँ, जल्दी से। तो जो भी बच्चे बेटा जी ये बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी आएगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बेटा। ऑप्शन डी तो किसी हाल में भी नहीं आ सकता कि इट इंक्रीज द टैक्स बर्डन सोलली ऑन द पीजेंट्री। भाई नेपोलियन ने टैक्स बढ़ाए जरूर थे, लेकिन वो मेन रीजन तो नहीं है ना, प्राइमरी रीजन पूछा उन्होंने। प्राइमरी रीजन क्या था कि लोग उसको पसंद करना बंद कर गए थे, मेजर रीजन। और वो मेजर रीजन है बेटा जी आपका ऑप्शन सी। सी क्यों? क्योंकि वो बंदा आप लोगों से आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन रहा था, कहता भाई मैं आप लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आना है बेटा जी आपका सी, ठीक है। तो आई होप सो बेटा जी आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है मतलब इनफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। या फिर एक और क्वेश्चन हो जाए, मेरा 2 मिनट की क्लास ऊपर हो जाएगी बस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक और, एक क्वेश्चन और करें या ना करें, जल्दी बताओ फटाफट, एक क्वेश्चन और कर दे। चलो भाई मेरे पास आ गया, चलिए ठीक है जी, मेरा बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर एक क्वेश्चन और कर दीजिए। लीजिए बेटा जी एक क्वेश्चन और आ रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों ने फिर से करना है अपना, ठीक है। तो ये बेटा जी आप लोगों का क्वेश्चन है, पहले आपके पास सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब कहते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने का कौन सा बड़ा जी सही वे नहीं था। तो इसमें बड़ा जी आप लोगों ने फटाफट से मुझे बड़ा जी ये इसके ऑप्शन देने हैं। आपके पास एक ए और बी ऑप्शन आ चुका है और ये आया बड़ा जी आपके पास ऑप्शन सी और डी। बस आखिरी क्वेश्चन था बेटा जी ये आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी या डी, जल्दी से। ऑप्शन बी, ओके, एनीबडी एल्स, कोई भी? जब तक सारे आंसर कर रहे हैं तब तक बेटा जी मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं, प्लीज डेली के डेली इस क्लासेस को ज्वाइन करना। इसी तरीके से मैं 5-6 क्वेश्चन लास्ट में जरूर बताया करूंगा, जिस दिन चैप्टर की एंडिंग होगी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बता के चलूंगा, ठीक है। आज जो भी लाइव क्लास के दौरान जो भी गड़बड़ हुई है हमारी थोड़ी बहुत, हम उसको सेटल करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि बाद में ये काम आ जाए। सो फाइनली बेटा जी अपने पास इसका आंसर जो है बेटा जी वो है, इस आंसर है इसका डी, द इम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ओवर द अदर्स। सो डी आंसर इज द राइट आंसर। तो जिन भी बच्चों का डी आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही आंसर किया, आप सबको मिलता है 1-1 करोड़ रुपया, जो देता है ले लो भाई, ठीक है। सो मिलते हैं फिर एक बेटा जी छोटे से ब्रेक के बाद। ये ब्रेक रहेगा, आप कल फिर से 7:30 बजे की क्लास में मिलेंगे। जरूर बेटा जी एक स्ट्रेटजी बताएंगे, जरूर बताएंगे, डोंट वरी। एक बार आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी स्ट्रेटजीज एक एक चीज क्लियर करूंगा। मैं थोड़े दिन में आप लोगों को एक बड़ा थोड़ा सा सिस्टम लाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग होगी, ठीक है। सो गुड नाइट टू ईच एंड एवरीवन एंड प्लीज जिन भी बच्चों ने क्लास लगाई है वो कल को भी ज्वाइन करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चाहे वो अदर स्कूल्स के किसी भी स्कूल के। दिस क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिन बच्चों को ये है कि सर हमारे फिर भी डाउट्स रह जाते हैं, वो बच्चे बेटा जी मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये मेरा पर्टिकुलर डाउट है। ओके बेटा, तो टाटा बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर।
मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।